जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपका नया वाला, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीजें आपको पहले की पता होगी, नहीं पता है तो हम जैसे जैसे मैं इस लेक्चर को आगे पढ़ाऊंगा उसके थ्रू आपको चीजें पता चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे और उन 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। सेकंड, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 पॉइंट के साथ में कुछ रेशियो गिवन होगा और उनके बीच में कोई पॉइंट होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में 3 पॉइंट गिवन होंगे और हमें ये देखना होगा कि उसका एरिया क्या है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये 3 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट, अपना जो नया चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और फिर हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। देखो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचेस पढ़ी होगी, जैसे अरिथमेटिक पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है, ठीक है। अब इनके अंदर जैसे अगर आप, मुझे जितना याद आता है, आपने पढ़ा है कि अरिथमेटिक के अंदर आपने नंबर्स को पढ़ा है, जैसे बोर्डमास रूल हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उनकी जो स्टडी है वो आपने अरिथमेटिक वाली ब्रांच के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जैसे 2x + 5y = 0, इस तरीके से आपने कोई टर्म्स को लेके पढ़ा है, आपने कोई वेरिएबल लेके पढ़ा है, ठीक है, जिसमें भी नंबर के साथ में कुछ वेरिएबल आपके पास थे। ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा, आपको याद आ रहा हो, जैसे लाइंस के बारे में आपने पढ़ा है, ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा है, और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ऐसे कुछ फिगर्स जो थे, फिगर्स, ठीक है, ऐसे इस टाइप से कुछ फिगर्स थे, उनके बारे में आपने पढ़ा है। मेंसुरेशन में आपने किसी के वॉल्यूम निकालने को लेकर, किसी का एरिया की बात करते हैं, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह उनकी बात करी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हर ब्रांच में किसी न किसी डिफरेंट थिंग्स को आप पढ़ते हैं, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। उस मैथमेटिक्स की ब्रांच में आप जनरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मतलब आप इसके अंदर ऐसे कोई वेरिएबल, कोई नंबर होंगे साथ में, और उसके साथ में कुछ फिगर्स भी आपके बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो होती क्या है। यही मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच कि जिसके अंदर हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कॉम्बिनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर में आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 9th में या प्रीवियस क्लासेस में छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं जब हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग करते थे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना है हमें, और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को जानेंगे, फिर कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे, फिर एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो स्टूडेंट, है क्या, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने एक इमेज जो है मैंने ली है, ये एक फुटबॉल ग्राउंड की इमेज है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे अगर आपको दिख रहा होगा कि एक फुटबॉल, जो जैसे इसमें बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं, तो वो फुटबॉल यहाँ हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है, और मुझे बताना है कि उस जो फुटबॉल है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक अजम्पशन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ ग्राउंड के बिल्कुल बीच में, और एक वर्टिकल लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको ओरिजिन नाम देंगे, ये इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, इसे x, यहाँ पर अगर आप देंगे तो y, ये हो जाएगा आपका x डैश, और ये हो जाएगा y डैश। अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स आप दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह भी 1 2 3 1 2 3,
ठीक है। जैसे ये पॉइंट्स अगर आप यहाँ देखोगे तो इन सभी पॉइंट्स का नाम मैंने इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं साथ में आपके लिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप ध्यान से। ये जो लाइन है ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कहाँ से हैं ये सारी लाइंस आपकी? बोले ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर आप टोटल बोलना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वाई ओ वाई डैश ये पूरा ही आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। सिंपल आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। साथ में कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इधर की तरफ जो पॉइंट होगा, जैसे नंबर लाइन वाले सिस्टम आपको याद होगा, तो इस तरफ आपके नेगेटिव के अंदर पॉइंट्स होंगे। सेम इसी तरीके से ये पॉजिटिव नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे 1 2 3, इधर 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, इस तरीके से। मैं अगर आपसे कहूँ कि वो फुटबॉल अभी इस जगह पर हैं तो इसकी लोकेशन क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। आपने प्लॉटिंग ऑलरेडी करी हुई है कि आपकी लोकेशन अगर आप बनाओगे तो ये डैश 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 करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी ये इससे इतनी दूर है, ये वाला पॉइंट P नाम दे दिया इसे, और ये पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस से इतनी दूर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा सबसे पहले आपको पता है कि एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है और वाई वाला बाद में लिखा जाता है। मतलब इस पॉइंट, अभी जो फुटबॉल इस जगह पे है, इसकी लोकेशन है 1,3। आया समझ में? तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है। एक पॉइंट 4,3 मैंने बनाया है जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। अब इसके साथ में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहा हूँ, वो आपको साथ में देखना है। पर इनडायरेक्टली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअल में यूज़ किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये जो आपका पूरा प्लेग्राउंड है, ये एक तरीके से आपका कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है, जैसे ये वाला पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी है, पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं आपके पास, एक तो एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। नेक्स्ट अब आप अपन आते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पे। यहाँ पर अगर इस पॉइंट P की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये वाई एक्सिस से इतनी दूर है, इतना। ये कितनी डिस्टेंस है? बोले 1 2 3 4 डिस्टेंस पर है, वाई से 4 डिस्टेंस की दूरी। इसी तरीके से ये x से कितना दूर है? बोले x से ये 3 डिस्टेंस, यानी 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे P के 4,3, यानी कि आपका x पे तो 4, x पे ये 4 और y पे 3। अगर आपको ये प्लॉटिंग नहीं आती है तो मैंने जो चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर आप देखना, उसके अंदर आपको आराम से, या इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप उन प्लॉटिंग को सीख सकते हैं ग्राफ की। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी इसे हम बोलेंगे x और इसे हम बोलते हैं y। ये जो x वाला जो पॉइंट है इसे हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसे हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसका दूसरा नाम जो है वो आपका एब्सिसा होता है और इसका जो है वो ऑर्डिनेट, ये इसके नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इधर आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एंड y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है लेकिन y जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों ही आपके नेगेटिव रहेंगे और 4 के अंदर आपका x पॉजिटिव लेकिन y क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट,
सब बेसिक नॉलेज के बाद में अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, कि ये फॉर्मूला होता क्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे ये आपके सामने जो एक कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैं कहीं पर भी पॉइंट मेंशन कर दूं। मैंने कहा जैसे एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई मेजरमेंट का स्केल लेके आप लोग यहाँ पर बैठ जाए और इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं अगर आपके सामने दो टावर दे दूं यहाँ पर इतनी इतनी दूर, या आपके सामने कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए और आपको मेजर करना है कि कितनी दूर है, तो आप जो है क्या करेंगे, एक इंच टेप लेके इसको मेजर करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अभी जो फुटबॉल ग्राउंड वाला एग्जाम्पल भी आपने देखा था, तो उसके अंदर जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएं। यहाँ देखो आप, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये फुटबॉल जो है अभी इस जगह पर है और नेक्स्ट टाइम पे वो फुटबॉल यहाँ आ गई, या फिर मान लो एक प्लेयर जो है वो यहाँ है और एक प्लेयर अभी यहाँ है इस पॉइंट पे। मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये ऐसे। अब ऐसा कोई मेजरमेंट करने तो हम बैठेंगे नहीं। तो अगर हमें ये पता हो कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं और हमें इसका पता हो कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग आराम से ये डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनकी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैं कह देता हूं कि एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट आपका यहां पे रहा। मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम दिया, इसे हम Q नाम देते हैं। इसके एक्सेस में लिख देता हूं x1 और y1, इसके एक्सेस मैंने लिख दिया है आपके x2 और y2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब पहला तो आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले का डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये सीधा फॉर्मूला लगा लो, अपना आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे और आया कैसे, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो ये पॉइंट जो है, यहां पर मैं थोड़ा सा इमेजिनरी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने इस तरीके से आपके सामने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये x1 डिस्टेंस और ये पूरी y1, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1 y1। इसी तरीके से यहाँ तक ये x2 और यहाँ से यहाँ तक ये y2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x2 y2। अब आपको बताना है कि ये PQ जो है वो डिस्टेंस कितनी है, और बहुत सिंपल है। कैसे बोले, इसका नाम मैं दे देता हूँ R और ये मैंने बना दिया है 90 डिग्री। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस हम लोग कर सकते हैं हाइपोटेन्यूस। अब इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा, बोले PQ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज QR स्क्वायर और प्लस बेस PR स्क्वायर। अब आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि PR कितना है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है QR कितना है। अब देखो, मुझे बताना है कि ये वाली वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से यहां से यहां तक के डिस्टेंस को सेपरेट कर दूं तो केवल यही पार्ट बचेगा। तो बहुत सिंपल, तो यहां मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। कैसे बोले, इस पूरी डिस्टेंस में से केवल इतने से डिस्टेंस को सेपरेट कर दो। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, बोले y2। ये कितनी है, बोले y1। तो y2 में से y1 को सेपरेट कर देंगे तो आपके पास बचेगा केवल और केवल QR। अब मैं इन वैल्यूज को यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR कितना है, बोले y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, और इस पे ये रूट का जो साइन है वो लगा देंगे। अब देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फॉर्मूले में यहां पर x2 माइनस x1 पहले हैं और इधर y2 माइनस y1 पहले। ये दोनों एक ही चीज है, कोई आपको प्रॉब्लम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें ताकि आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड कर सकें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं साथ में बता देता हूं आपको, थोड़ा सा देखना। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं इस जगह पे L, ठीक है, और मैंने कहा कि ये पॉइंट ओरिजिन से, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहां से कितनी दूर है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर है। अब देखो ओरिजिन वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या 0,0 ही होता है, और इस पॉइंट को मैंने सिंपल x, y बोल दिया, कोई x1 y1 नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी अपन दे चुके थे। अब ये कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब मुझे बताना है कि OL की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले में रखना चाहूँ ना तो वो भी कर सकते हो। अब x2 क्या है, बोले हम इसे x2 मान लें, इसे x1 मान लें, इसे इसे y2 मानेंगे, इसे x1 और इसे y1 बोलते हैं। तो अब फॉर्मूले में रख लो x2 माइनस x1, मतलब x माइनस 0 प्लस y माइनस 0, इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सिंपल OL इज इक्वल्स टू, ये रूट का साइन आपको यूज करना ही है, और यहां हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे आप कि अगर आपका कोई पॉइंट ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बोला जाए, ठीक है ना, ये जो आपका पॉइंट मैंने लिया है ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से कोई पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए आपको ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं, देखो ध्यान से। ओके स्टूडेंट, तो अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो देखिए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। देखिए वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका, वो है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कोलिनियर पॉइंट की। ये कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, देखो ध्यान से। जैसे इस ग्राफ के अंदर, अब जरूरी नहीं कि हम आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस करें उसमें ग्राफ बनाएं, पर अभी आपको थोड़ा समझना है क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट ग्राफ में यहां दिया है P, एक पॉइंट मैंने बोल दिया है ये दिया है Q यहां पे, और एक पॉइंट मैंने बोल दिया है ये दिया है मैंने R, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया और एक पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है। यहीं पर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट जो है वो आपका यहां पे ले लिया जाए A, दूसरा पॉइंट जो है वो मैं बोल देता हूं यहां पर, दैट इज B, और तीसरा पॉइंट मैंने बोल दिया यहां पे, दैट इज C। मैंने कहा इन तीनों को ज्वाइन कीजिए। आपको क्या करना है, इन तीनों को पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करना है। इन दोनों सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो ये सेकंड वाला केस जो था, इसमें तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जबकि यहां पर ये पॉइंट ऐसे जा रहा है और ये पॉइंट इस तरीके से जा रहा है, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी मिनिमम 3 पॉइंट आपको लेने होते हैं, और अगर वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, एक ही लाइन के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। समझ में आया? तो यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इफ ठीक है स्टूडेंट, तो यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर वो एक ही सिंगल लाइन पे डिनोट हो जाते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। आ गया नहीं आया समझ में? इसके साथ में जो अपन थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि जैसे कोलिनियरिटी को चेक भी करना होता है, तो हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं कोलिनियरिटी चेक करने का। पहला प्रोसेस क्या है, अगर मैं ये कर दूं कि AB की जो डिस्टेंस निकालूं मैं, जैसे आपके एक्सेस तो दिए होंगे ये कोऑर्डिनेट्स तो आपको एक्सेस लाइन के ऊपर या जो भी है, तो AB की डिस्टेंस मैं निकालूं और उसके बाद में मैं BC की डिस्टेंस निकालूं, दोनों को मैं ऐड कर दूं, वो डिस्टेंस आपकी AC के इक्वल आ जाए, इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं कि दीज आर कोलिनियर पॉइंट। अगर ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आते हैं। ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं अगर मान लो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं इसको,
तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड वाली साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर मैं जैसे यहाँ कर दूँ कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, ये कंडीशन तब बनती है जब आपके पास एक ट्राइंगल होता है। यहां पर हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, ये तीनों के तीनों ही पॉइंट इस तरीके से हमने लिए हैं जिसकी वजह से इन दो पॉइंट का सम, मतलब इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा ये 5 और मैंने बोल दिया ये 6 है, और टोटल मैं निकालता हूं और ये मान लो 11 आ जाए, तो आपको पता है कि 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, और टोटल भी कितना आया 11। तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं। साथ में एक चीज और आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो हमेशा 0 स्क्वायर मीटर होता है। समझ में आया बेटा? एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कोलिनियरिटी चेक करने का, और इसके अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके लिए यही चीज यूजफुल है। उसके बाद और क्या होता है कि अगर आप उसका एरिया निकालते हैं, जब हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें एरिया भी निकालना होता है, तो एरिया से भी हम कोलिनियरिटी चेक कर लेते हैं कि उस जो भी पॉइंट्स दिए होंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि एक लाइन का एरिया क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, 0। तो आप जब एरिया निकालेंगे और वो 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आता है आपका इक्विडिस्टेंस। ये इक्विडिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, एक पॉइंट लिया मैंने P, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट P जो है, जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया है यहां पे A और एक पॉइंट मैंने ले लिया है यहां पे, ये 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, दैट इज B। अब सुनना ध्यान से ना, इक्विडिस्टेंस क्या होता है। ये जो डिस्टेंस होगी AP के बीच में और PB के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होती हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये आपका पॉइंट P जो है वो A से और B से इक्वी डिस्टेंस पर है। समझ में आया? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में आएगा भी ऐसा कि प्रूव कीजिए कि पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, जब भी इक्विडिस्टेंस वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि PA जो है वो आपका PB के इक्वल होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन PA विल इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PB। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा, जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट P, इसे मैंने Q और इसे मैंने R दे दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ये पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना है, लिख भी लेना साथ में। PR की जो डिस्टेंस है वो आपका QR के डिस्टेंस के और वो आपका PQ के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब हमें इनडायरेक्टली तीनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि जब भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो इनडायरेक्टली आपको तीनों साइड के बीच के डिस्टेंस निकालनी है और उसे इक्वल प्रूफ कर देना है। जबकि यही चीज अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए पूछे, ठीक है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे ये साइड इसके इक्वल हैं, दैट इज A, B और C, तो हमें क्या करना है, AB इज इक्वल्स टू AC। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए प्रूफ करना है। जबकि इक्विलेटरल में ये तीनों साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बोल दे अगर आपसे, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, इस तरीके से बनेगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये P, ये Q और ये R बोल दिया जाए। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये पॉइंट शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे आप लोग। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ की, QR की एंड PR की। फिर उसके बाद उन सभी डिस्टेंस को इस फॉर्मूले में रखेंगे जो आप पाइथागोरस पढ़ते हैं, PR इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ में आया आपको? ठीक है। यही चीज अगर आपको स्क्वायर के साथ करना हो तो देखो बच्चों, ये रहा स्क्वायर,
इसके नाम दे दें हम ए, बी, सी और डी। स्क्वायर में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब रोम्बस अगर आ जाए तो जैसे ये रोम्बस आ गया तो मैंने बोल दिया जैसे पी, क्यू, आर और एस, तो रोम्बस में भी सभी साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। ठीक है ना बेटा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर के अंदर आपको चारों साइड को इक्वल करना है, रोम्बस में भी आपको इन 4 साइड्स को इक्वल करना है। बट आपको जो डिफरेंस इन दोनों में है वो सिर्फ इतना होगा इन दोनों के डायगनल्स का। इन दोनों के डायगनल्स का कैसे, बोले अगर मैं स्क्वायर के अंदर इनके डायगनल्स ड्रॉ करूं, जैसे ये ड्रॉ कर दिया, और आप यहां पर भी रोम्बस के भी डायगनल्स ड्रॉ करो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसके जो डायगनल्स होंगे, डायगनल्स जो होंगे, यहां पर मैंने ये गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसे। डायगनल्स जो AC हैं वो आपका BD के इक्वल होना चाहिए, लेकिन रोम्बस के अंदर जो डायगनल्स होते हैं दैट इज PR विच इज नॉट इक्वल टू SQ। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी ये साइड इसमें भी इक्वल आती है, ये साइड इसमें भी इक्वल आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और आपसे पूछता बताइए ये कौन सा फिगर है, तो वो क्या कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं, फिर बोलते हैं यार सभी इक्वल आ गए, बोल देते हैं कि चलो ये तो अपना स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी निकालना होता है डायगनल। अगर डायगनल इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर हैं, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो रोम्बस हो जाएंगे। सेम यही फंडा आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के साथ भी होता है। तो जल्दी से क्विकली इसे भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में क्या होता है, इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब हमें आगे प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा AB इज इक्वल्स टू DC, और साथ में आपको प्रूफ करना पड़ेगा BC इज इक्वल्स टू AD, और इसी के साथ इनके जो डायगनल्स होंगे दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD, ये इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में आपका PQ इज इक्वल्स टू SRY, अपोजिट साइड इक्वल हैं, और ये वाली साइड इसके इक्वल दैट इज SP इज इक्वल्स टू RQ, लेकिन इनके जो डायगनल्स आप ड्रॉ करोगे PR विच इज नॉट इक्वल टू SQ। जैसे ये वाली वैल्यूज, ये डायगनल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, जबकि इसके अंदर जो डायगनल्स होंगे आपके वो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। ये सारे मेजरली जितने पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको बता चुका हूं। धीरे धीरे आगे और भी चीजें आती जाएगी छोटी मोटी, उसे हम करते जाएंगे। क्वेश्चंस पे आप फोकस करेंगे। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं अभी यहां नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा वेट करना, मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फॉर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं ओवर करूंगा, ठीक है। ये आपका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ।